Hello students, we are doing exercise 4.3 and we have done up to question number 7. So today we will start from question number 8. Question is, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. What is question? कि एक ट्रेन है जिसने यूनिफॉर्म स्पीड्स में एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जिसने 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया जाए देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस. तो इस सेम जर्नी को सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे एक्चुअल टाइम से 1 आवर कम टाइम लगता है. तो हमने स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है. सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी 4.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं. डिफरेंस दोनों क्वेश्चंस में ये है कि वहां पे स्पीड को डिक्रीज किया गया था, यहाँ पे स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया. सेम पैटर्न का क्वेश्चन है. लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. ओके, हम सबसे पहले तो उस ट्रेन की यूजुअल स्पीड मान के चलते हैं कि नॉर्मली उसकी स्पीड वो x किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही है. डिस्टेंस ट्रेवल इज 360 किलोमीटर. सो इन फर्स्ट सिचुएशन टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दैट मीन्स के अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से जा रही है, नॉर्मल स्पीड से ट्रेन जा रही है, उसका जो टाइम टेकन है टू ट्रेवल द 360 किलोमीटर दैट इज 360 अपॉन एक्स. उसके बाद कहा गया है कि स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया आफ्टर चेंज इन स्पीड. चेंज इन स्पीड, जब हमने स्पीड को चेंज कर दिया तो इंक्रीज्ड स्पीड हमारे पास आ गई. इंक्रीज स्पीड इज क्वेश्चन में आपके दिया गया कि 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी. दैट मीन्स पहले उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी. दैट मीन न्यू स्पीड जो हमारे पास आई इंक्रीज स्पीड दैट इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस ट्रेवल इज सेम, डिस्टेंस उसने सेम ही कवर करना है. तो इस केस में हम टाइमिंग देख लेते हैं. टाइम टेकन इज, और इस टाइमिंग को मैं t2 लेके चल रही हूँ. T2 दैट मीन्स के उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 360 एंड टाइम x प्लस 5. हमारे पास दोनों टाइमिंग्स आ गई. जब नॉर्मल स्पीड से ट्रेन चल रही थी तो टाइम था 360 अपॉन x हार्स. जब स्पीड इंक्रीज कर दी तो टाइम रह गया उसका 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स फॉर कंप्लीटिंग द सेम डिस्टेंस. सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसे ये दो टाइमिंग्स लग रही हैं. तो अब यहाँ पे हमने पहला मेन चीज़ हमने इन दोनों टाइमिंग्स को कंपेयर करना है कि कौन सी टाइमिंग बिगर होगी और कौन सी टाइमिंग स्मॉलर होगी. तो अब पहले अपनी नॉर्मल स्पीड से ट्रेन जो टाइम ले रही है वो हमारे पास है. और अगर ट्रेन की स्पीड इंक्रीज़ कर दी दैट मीन्स वो पहले से फास्ट स्पीड से चल रही है तो उसकी जो डिस्टेंस को कवर करने की टाइमिंग होगी वो पहले टाइमिंग की कंपेरेटिवली कम हो जाएगी. दैट मीन्स कि हमारे पास जो फर्स्ट टाइमिंग है वो ग्रेटर है देन सेकेंड टाइमिंग, क्योंकि सेकेंड केस में स्पीड ट्रेन की इंक्रीज्ड है. तो जितनी व्हीकल की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी टाइम उतना कम होता जाएगा. तो यहाँ पे नॉर्मल स्पीड दैट मीन्स कि T1 के कंपैरेटिवली T2 से लेस टाइमिंग है. अब क्वेश्चन में क्या है कि दोनों टाइमिंग्स में डिफरेंस कितने आवर्स का पड़ रहा है कि अगर स्पीड इंक्रीज कर दी जाती है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी. तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 आवर कम लगेगा उसे. तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर कंडीशन क्या बनेगी दैट कि फर्स्ट टाइमिंग और सेकंड टाइमिंग में जो डिफरेंस आ गया वो 1 आवर का आ गया. तो फर्स्ट टाइमिंग हमारे पास थी 360 ओवर x माइनस सेकेंड टाइमिंग 360 ओवर x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1. इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. ऊपर दोनों के न्यूमिनेटर्स में 360 है तो सबसे पहले हम 360 कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ पे 1 अपॉन x रह गया माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1. आफ्टर दैट अब ब्रैकेट को बाय एलसीएम हम सॉल्व कर लेते हैं. एलसीएम आ गया हमारा ब्रैकेट में x इंटू एक्स प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x प्लस 5 1 के साथ हो गया और इधर x इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1. x एंड x विल कैंसिल. हमारे पास इक्वेशन बनी 360 ऊपर रह गया 5 इंटू 5 ओवर x के साथ नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवा दिया x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस 5x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वी आर हैविंग 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x. 1800 को शिफ्ट कर देते हैं हम राइट हैंड साइड पे. सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x
minus 1800 is equal to 0. This is the equation. अब इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है. इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे a हमारे पास 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू माइनस 1800. So first of all discriminant b square minus 4ac, that is 5 square minus 4 into 1 into minus 1800, that is 25, minus into minus plus 7200. So discriminant is equal to 7225. तो x की वैल्यू x is equal to minus b plus minus under root d over 2a. तो वैल्यूज फिल कर देते हैं. x इज इक्वल टू माइनस b दैट इज माइनस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7225 ओवर 2 इंटू 1. अब 7225 का पहले रूट निकालते हैं. पेयरिंग करी. आफ्टर दैट हमें पता है 8 8 द 64, 9 9 द 81, इससे बड़ा हो जाएगा. सो 8 8 द 64, टेकिंग नेक्स्ट पेयर 25. क्वोशंट 8 है, 8 का डबल हो गया 16. तो यहाँ पे एक डिजिट प्लेस करना, उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो अगर हम यहाँ पे 5 लगा के 5 के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 825 बन जाएगा. दैट मीन्स 7225 का जो स्क्वायर रूट आया वो आया हमारे पास 85. सो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 85 अपॉन 2. अब दोनों वैल्यूज ले लेते हैं इसमें से. x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 85 अपॉन प्लस 85 अपॉन 2. एंड सेकेंड वैल्यू माइनस 5 माइनस 85 अपॉन 2. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 85 माइनस 5 इज 80/2, दैट इज इक्वल टू 40. और यहाँ पे माइनस 90 अपॉन 2, दैट इज माइनस 45. अब हमने जो x माना था वो था हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन. और यहाँ पे इन दोनों में से ये वैल्यू पॉसिबल है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी. x is equal to minus 45 is not possible, as speed cannot be 0. स्पीड कभी भी cannot be negative, कभी भी नेगेटिव नहीं होती. therefore हमारे पास x is equal to 40. इट मीन्स जो स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास आई, जो नॉर्मल इसकी यूनिफॉर्म स्पीड थी, दैट वाज 40 किलोमीटर पर आवर, विच इज योर रिक्वायर्ड answer. Okay, now question number 9 is 2 water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. 2 water taps हैं जो एक टैंक को फिल करती हैं 9 and 3/8 hours में. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. कहते हैं जो बड़ी वाली जो टैप है, लार्जर डायमीटर मीन्स जो टैप बड़ी है वो स्मॉलर टैप से, जिसका डायमीटर छोटा है, उस टैप से 10 आवर्स अर्ली उस टैंक को फिल कर देती है अगर सेपरेटली दोनों टैप के साथ फिल किया जाए. कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों टैप के साथ सेपरेटली उस टैंक को फिल किया जाए तो बड़ी वाली टैप को स्मॉलर के कंपैरेटिवली 10 आवर्स कम लगते हैं. फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक. तो हमने फाइंड करना है कि अगर हर एक टैप सेपरेटली टैंक को फिल करे तो हर एक टैप कितना कितना टाइम लेगी. तो दैट मीन्स कि पहले हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारे पास अब ये है कि लार्जर डायमीटर वाली जो टैप है वो स्मॉलर से 10 आवर अर्ली फिल कर देती है. तो हम स्मॉलर की टाइमिंग मान लेते हैं कि मान लो कि अगर स्मॉलर टैप सेपरेटली टैंक को फिल करती है तो वो x आवर्स में फिल करती है. तो लार्जर वाली उसी टैंक को फिल करेगी 10 आवर्स जल्दी, दैट मीन्स x माइनस 10. मतलब जो स्मॉलर ने टाइम लिया उससे 10 आवर्स कम, तो x में से हम 10 माइनस कर देंगे. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. हियर लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज x आवर्स और लार्जर टैप को स्मॉलर के कंपैरेटिवली 10 आवर्स कम लगते हैं. मतलब वो 10 घंटे जल्दी उस टैंक को फिल कर देती है. तो दैट मीन उसकी टाइमिंग x में से 10 आवर्स लेस करके निकल आई. दोनों टैप्स मिलके अगर टैंक को फिल करती हैं, वो हमें स्टार्टिंग में दिया गया है, वो है 9 and 3/8 आवर्स, मतलब 75/8 आवर्स में अगर दोनों टैप्स एक साथ मिलके टैंक को फिल करें तो इतना टाइम लगता है. सो दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क. तो टाइम एंड वर्क के केसेस में क्या होता है कि हमें जितने मतलब अगर कोई चीज़, कोई पर्सन या कोई मशीन पर्टिकुलर डेज में या पर्टिकुलर आवर्स में कोई काम करती है तो इसमें हमें उसका यूनिट
टाइम, मतलब अगर एक्स 10 घंटे है तो हम पहले 1 घंटे का काम निकालेंगे, अगर 10 दिन में कोई काम है तो पहले 1 दिन का काम निकालेंगे, मतलब यहाँ पे यूनिट टाइम को यूज़ किया जाता है। अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि स्मॉलर टैप एक्स आवर्स में टैंक फिल करती है, तो हम ये मान लेते हैं कि 1 घंटे में वो उस टैंक का कितना हिस्सा फिल कर देगी। मतलब कि अगर पूरा टैंक एक्स आवर्स में फिल किया जाएगा तो 1 घंटे में कितना फिल किया जाएगा, 1/x, उसका एक्स पार्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें कि एक टैंक को टैप 10 दिन में या 10 घंटे में फिल करती है, मतलब पूरे टैंक को फिल करने में अगर 10 आवर्स लग गए तो 1 घंटे में वो टैंक का कितना हिस्सा फिल करेगी, दैट मीन्स 1/10 पार्ट। तो अगर इसे एक छोटी ट्रिक की तरह भी दिमाग में रखा जा सकता है कि जब भी टाइम एंड वर्क की जो प्रॉब्लम होती है, जो टोटल टाइमिंग होती है किसी काम को करने की, जब हमने उसका यूनिट टाइम, मतलब अब जैसे यहाँ पे आवर्स में है, यूनिट टाइम मतलब 1 घंटे का टाइम हमने निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि टोटल जितना टाइम लगता है उसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो दैट मीन्स अब यहाँ पे हमें स्मॉलर टैप, लार्जर टैप और दोनों टैप्स की टुगेदर 1 आवर की वर्किंग निकालनी है। तो वो यूनिट टाइम में हम इसकी वर्किंग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा 1 आवर वर्क ऑफ तीनों केसेस का 1 आवर वर्क हमने निकालना है ऑफ पहले स्मॉलर टैप। तो क्या है, स्मॉलर टैप का टोटल टाइमिंग कितनी है टैंक को फिल करने की, x आवर्स। तो 1 आवर में कितना काम किया उसने, इसी का रेसिप्रोकल 1/x, मतलब उस टैंक का इतना हिस्सा 1 घंटे में फिल हो गया। लार्जर टैप उसी काम को, अगर पूरे काम को x-10 आवर्स में करती है तो 1 घंटे में कितना करेगी, इसी का रेसिप्रोकल 1/x-10। और इसी तरह अब जब दोनों टैप्स का टुगेदर, सो 1 आवर वर्क ऑफ बोथ टैप्स टुगेदर। अगर दोनों मिलके 75/8 आवर्स में कर रही हैं तो एक घंटे में उनका काम क्या होगा, जितनी टोटल टाइमिंग है उसी का रेसिप्रोकल। अब 75/8 का रेसिप्रोकल हमारे पास हो गया 8/75। मतलब हमने तीनों केसेस में 1 आवर का वर्क निकाल लिया। अगर स्मॉलर टैप सेपरेटली फिल करती है तो 1 घंटे में वो 1/x पार्ट कवर कर देगी, लार्जर टैप 1 घंटे में 1/x-10 और दोनों टैप्स मिलके 8/75 पार्ट उसका फिल कर देंगी। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्मॉलर टैप का 1 आवर का वर्क प्लस वर्क ऑफ लार्जर टैप ऑफ 1 आवर किसके इक्वल होगा, दोनों का 1 घंटे का जो काम है दैट इज 8/75। तो यहाँ से अब हम पहले अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। सो हियर सेम मेथड, टेकिंग एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई x-10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75, x प्लस x that is 2x minus 10 over x into x square, then x को -10 के साथ मल्टीप्लाई किया, -10x is equal to 8/75। तब नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x के साथ और 75 मल्टीप्लाई हो गया इधर 2x माइनस 10 के साथ। So after cross multiplication 8 into x square minus 10x is equal to 75 into 2x minus 10। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 8x square minus 80x is equal to 150x minus 750। टर्म्स को शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पे, 8x square minus 80x minus 150 plus 750 is equal to 0। These two are like terms, इन दोनों को सॉल्व कर दिया जाएगा, माइनस माइनस दैट मीन नंबर्स विल बी एडेड। सो हमारे पास आ गया 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब तीनों कोफिशिएंट 8, 230 एंड 750 2 के साथ डिविजिबल है, तो इसमें से हम 2 एज अ कॉमन फैक्टर ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास रह गया 8 को 2 से डिवाइड किया 4, 230 को 2 से डिवाइड किया 115 और 750 को 2 से डिवाइड किया 375 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन बनी, 2 इधर 0 को डिवाइड करेगा 0 हो जाएगा। सो वी हैव फाइनली इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 115x plus 375 is equal to 0। Now let us start this solve this equation। हमारे पास इक्वेशन है जिसमें से a, b और c मैंने ऑलरेडी निकाल के लिखे हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड ही यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे भी। तो हमारे पास आ गया b स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 115 इट्स होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a is 4 and c is 375।
तो अब इसके बाद 115 का स्क्वायर किया, वी विल गेट 13,225 और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 6,000. सो here लेफ्ट 7,225. तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 7,225. नाउ लेट अस सॉल्व द इक्वेशन फॉर x. x की वैल्यू आ गई -b प्लस माइनस √d over 2a. Now fill the values. Minus b is also negative, 100 minus 115 plus minus under 7,225 over 2 और a यहाँ पे हमारे पास है 4, 2 into 4. So here it comes 115 plus minus सेम नंबर है जो लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसका स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया था, दैट वाज 85 over 8. तो हमारे पास x की दो पॉसिबल वैल्यूज़ बनी, 115 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 8 एंड सेकेंड वैल्यू x इज इक्वल टू 115 माइनस 85 ओवर 8. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, यहाँ से x की वैल्यू बन रही है 200 ओवर 8 दैट इज इक्वल टू 25 और यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 30 ओवर 8. Okay, this value is not possible, which is not possible. क्योंकि जो हमारे पास लार्जर टैप की जो टाइमिंग है वो x से 10 लेस है. तो अगर हम इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे और दोनों का मिला के टाइम 75/8 है, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू फिल कर देते हैं x की जगह 30/8 तो हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी. तो दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन में x की सेकंड वैल्यू आई है वो पॉसिबल नहीं है, एज लार्जर टैप टेक्स x माइनस 10 आवर्स. इसका रीज़न हम दे देते हैं क्योंकि लार्जर टैप की जो टाइमिंग है वो x माइनस 10 आवर्स है. तो यहाँ पे अगर x 30/8 हो गया तो हमारे पास टाइमिंग नेगेटिव बन जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो हमारे पास x जो एग्जैक्ट आंसर आ गया x का 25. तो x हमारे पास क्या था, टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर टैप. तो स्मॉलर टैप अगर सेपरेटली टैंक को फिल करती है तो उसे 25 आवर्स लगते हैं. तो लार्जर टैप, सो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप that we have get 25 hours and time taken by larger tap. तो larger tap की टाइमिंग थी x minus 10 that is 25 minus 10 15 hours. So we are having two possible answers, 25 hours by smaller tap and 15 hours by larger tap. So these are the two required answers. Okay, now question number 10 is an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at the intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km more than that of the passenger train, find the average speed of two trains. क्वेश्चन में क्या बात की गई है कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है और सेकंड एक पैसेंजर ट्रेन है. एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन के कंपैरेटिवली 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 आवर लेस टाइमिंग लगती है. मतलब जितनी पैसेंजर ट्रेन की टाइमिंग है उससे 1 घंटा कम लगता है एक्सप्रेस ट्रेन को 132 किलोमीटर मैसूर और बेंगलोर का डिस्टेंस कवर करने के लिए. इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर मोर हो किससे, पैसेंजर ट्रेन से, कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज़्यादा है तो दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है. तो यहाँ पे अगर हम पहले स्पीड्स फाइंड करनी है दोनों ट्रेन की तो ऑब्वियसली स्पीड को ही अज्यूम करके चलेंगे. तो यहाँ पे जो स्पीड्स दी गई हैं, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है. इट मीन्स कि अगर हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x मान लें और दैट मीन्स एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा, तो उसकी स्पीड में हम 11 ऐड करके बना लेंगे एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड. और दोनों केसेस में टाइमिंग, फिर हमें क्या चाहिए कि पैसेंजर ट्रेन को कितनी टाइमिंग लगती है, एक्सप्रेस ट्रेन को कितनी टाइमिंग लगती है, दोनों की टाइमिंग्स का जो डिफरेंस है दैट इज़ 1 आवर. क्वेश्चन सिमिलर टू 8th क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा स्टेटमेंट में डिफरेंस है, केस वही है, स्पीड की बात की गई है, डिस्टेंस सेम कवर करना है और टाइमिंग्स में एक डिफरेंस दिया गया 1 आवर का.
कि एक ट्रेन 1 घंटा जल्दी पहुंच जाती है तो दूसरी 1 घंटा लेट पहुंच रही है, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली सेम चीज़ करनी है। हमें स्पीड्स चाहिए, डिस्टेंस गिवन है, दोनों केसेस की पहले टाइमिंग्स निकालेंगे, आफ्टरवर्ड वी विल सॉल्व द इक्वेशन। ओके, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हम मान के चलते हैं x किलोमीटर पर आवर। एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। दैट मीन्स अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो एक्सप्रेस की उससे 11 ज़्यादा, सो वी विल प्लस 11 हियर, तो उसमें हम 11 प्लस कर देंगे। दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड आ गई हमारे पास। डिस्टेंस दोनों ट्रेन ने जो ट्रैवल करना है दैट इज़ 132 किलोमीटर, और हमें चाहिए क्या कि दोनों ट्रेन की टाइमिंग कितनी है। सो टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट हम पैसेंजर ट्रेन की टाइमिंग निकालेंगे, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, इसे हम T1 सिंबल दे देते हैं। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है उसने भी 132 किलोमीटर, और स्पीड पैसेंजर ट्रेन की कितनी है x, तो ये टाइम पैसेंजर ट्रेन के द्वारा लगेगा। और टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, तो डिस्टेंस कितना कवर करना है इसे हम T2 नाम दे देते हैं। डिस्टेंस कवर करना है 132, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन दैट इज x + 11। अब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होगी, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड उससे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जिस व्हीकल की स्पीड कम है उसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में भी टाइम भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। इट मीन्स जो T1 टाइमिंग है वो एज कम्पेयर टू T2 बिगर है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन को टाइम ज़्यादा लगा, एक्सप्रेस ट्रेन को कम लगेगा। दैट मीन्स फर्स्ट टाइमिंग इज ग्रेटर दैन सेकंड टाइमिंग। अब ये फर्स्ट केस में जो पैसेंजर ट्रेन की टाइमिंग है वो एक्सप्रेस ट्रेन के कंपैरेटिवली कितनी ज़्यादा है, 1 घंटा। तो हमारे पास दोनों टाइमिंग्स का डिफरेंस आ गया 1 आवर। तो T1 हमारे पास है 132 ओवर x माइनस T2 132 ओवर x + 11 इज इक्वल टू 1। तो इसे अब सिंप्लीफाई करते हैं, 132 कॉमन ले लिया, सो हेयर लेफ्ट 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x + 11 इज इक्वल टू 1। हेयर 132 इंटू ब्रैकेट को बाय एलसीएम मेथड हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सो हेयर कम्स x + 11 माइनस x इज इक्वल टू 1। सो हेयर 132 इंटू 11, न्यूमिनेटर हमारे पास ये रह गया और नीचे डिनोमिनेटर x² + 11x इज इक्वल टू 1। नाउ नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास डिनोमिनेटर इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो वी विल गेट 132 इंटू 11 दैट इज 1452 इज इक्वल टू x² + 11x। 1452 को शिफ्ट कर लेते हैं, सो वी विल गेट इक्वेशन x² + 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इसमें से हम अपना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। ए हमारे पास है 1, b इज़ 11 एंड c इज़ माइनस 1452। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया b² माइनस 4ac, b 11² 4 इंटू a 4 इंटू 1 इंटू c हमारे पास है माइनस 1452, 11 इंटू 11 121, और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 5808, और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 5929। तो आगे हमारे पास है x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस √d ओवर 2a। तो x हमारे पास जो b की वैल्यू थी वो है हमारे पास 11 माइनस 11 प्लस माइनस √5929 ओवर 2 इंटू a दैट इज़ 1। तो अब मैंने इसका रूट ऑलरेडी निकाला है, 29 और 59 दो पेयर्स बन गए। तो पहले 59 पेयर को हमने डिवाइड किया, 7 7 दा 49, 8 8 दा 64 इससे बड़ा हो जाएगा, तो 7 7 दा 49 माइनस करके ऊपर से हमने नेक्स्ट पेयर 29 ले लिया। अब यहाँ पे बन गया 1029, और यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन 7 था उसका डबल हो गया 14, और 14 के साथ एक डिजिट प्लेस करना है, जो डिजिट प्लेस होगा उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे 7 प्लेस करके पूरे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास 1029 आ जाएगा। दैट मीन यहाँ पे 7 आएगा और 7 से मल्टीप्लाई करना है, सो वी विल गेट द स्क्वायर रूट। इट मीन्स 5929 का स्क्वायर रूट आ गया 77। तो हमारे पास x की वैल्यू बनी -11 प्लस माइनस 77 ओवर 2। अब दोनों साइंस हम डिफरेंशियल लेके x की वैल्यूज निकाल लेंगे। पहले -11 प्लस 77/2
और सेकंड वैल्यू x इज इक्वल टू -11 -77/2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 66/2। सो x इज इक्वल टू 33 और जो सेकंड वैल्यू बन रही है वो है -88/2 विच इज़ -44। तो -44 पॉसिबल नहीं है क्योंकि x हमने ट्रेन की स्पीड मानी है और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पे आ गया नॉट पॉसिबल एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो हमारे पास स्पीड इट मीन्स x आ गया 33 और x हमारी स्पीड थी पैसेंजर ट्रेन की। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड फाइंड करने के लिए हम x में 11 ऐड कर देंगे। सो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन वो हमने फाइंड कर ली है, दैट इज 33 किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन वो हमारे पास है x + 11। तो 33 में 11 प्लस कर दिए, वी विल गेट 44 किलोमीटर पर आवर। सो दीज टू आर योर रिक्वायर्ड आंसर्स। Okay, question number 11 is sum of areas of two squares is 468 square meter. If the difference of their perimeters is 24 meter, then find the sides of the two squares. सबसे पहले तो यहाँ पे जो ध्यान देना है हमने दैट इज टू स्केयर्स, दो स्केयर्स की बात की गई है, दैट मीन दो डिफरेंट साइड्स होंगी दोनों स्केयर्स की और उन दोनों के स्केयर्स के जो एरियाज हैं उनका सम दिया गया 468 स्क्वायर मीटर एंड डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स और उन्हीं दोनों स्केयर्स के पेरीमीटर्स का डिफरेंस दिया गया 24 मीटर। हमने उन दोनों स्केयर्स की साइड्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दो डिफरेंट स्केयर्स हैं तो हमने डिफरेंट साइड्स मान के चलना है। हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट स्केयर है उसकी साइड है हमारे पास x मीटर एंड साइड ऑफ सेकेंड स्केयर इज y मीटर। पेरीमीटर स्केयर का होता है 4 इंटू साइड। तो हमें कहा गया है दोनों स्केयर्स के पेरीमीटर्स का डिफरेंस। अगर 4 इंटू साइड पेरीमीटर है तो फर्स्ट स्केयर का पेरीमीटर हो गया 4 इंटू एक्स 4x और सेकेंड वाले स्केयर का हो गया 4 इंटू वाई। दोनों का डिफरेंस का है, दैट वाई वी विल सब्ट्रैक्ट देम। तो दोनों का डिफरेंस दिया गया 24। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 वी विल टेक कॉमन, x माइनस वाई 24 और 4 को शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड पे। सो यहाँ पे आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 24/4 दैट इज 6। तो हमारी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से मैं y को शिफ्ट कर रही हूँ राइट हैंड साइड पे। तो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन बनी x इज इक्वल टू 6 + y, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो सेकेंड चीज़ है एरिया ऑफ स्केयर। ओके, एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है? एरिया ऑफ स्केयर इज साइड स्केयर। अब यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है साइड स्केयर और हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्केयर। अब दोनों के एरियाज का सम, तो यहाँ पे अब हम दोनों के एरियाज का सम निकालेंगे। सो सम ऑफ एरियाज, अब एरिया हमारे पास है साइड स्केयर। फर्स्ट स्केयर की साइड है x तो उसका एरिया हो गया x स्केयर। सम फाइंड कर रहे हैं प्लस एरिया ऑफ सेकंड स्केयर, उसकी साइड है y तो उसका एरिया हो गया y स्केयर और दोनों का जो एरिया का सम है वो 468 दिया गया। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल में इक्वेशन है तो इसे सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसमें हमने x की वैल्यू निकाली हुई है 6 + y और इस इक्वेशन में हमारे पास x है। तो अगर हम x की ये वैल्यू अपनी इस इक्वेशन में फिल कर देंगे तो पूरी इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल y में बन जाएगी। सो पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारे पास x की जगह अब हम लेंगे 6 + y। अब क्योंकि यहाँ पे x स्केयर है तो उसकी वैल्यू का स्केयर होगा 6 + y होल स्केयर प्लस y स्केयर, आगे नेक्स्ट y स्केयर है इज इक्वल टू 468। मतलब बाकी ये इक्वेशन सेम ही रह गई, y स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 468। बस हमने x की वैल्यू फिल कर दी 6 + y और उसका होल स्केयर। अब इसका होल स्केयर किया, a + b होल स्केयर अप्लाई किया तो a स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्केयर
इज इक्वल टू 468। तो यहाँ पे आ गया 36 प्लस वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर 2y² प्लस 2 6 12y, और 468 को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, माइनस 468। इक्वेशन बन गई 2y² प्लस 12y। अब 36 और 468 दोनों को हम सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 8 - 6 2 या 6 - 3 3 432 इज इक्वल टू 0। तो अब तीनों नंबर्स 2 के साथ इजीली डिविजिबल हैं, तो हम 2 को कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। सो y² प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब 2 को तो 0 से डिवाइड किया तो 0 हो गया। y² प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम y की वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, हमारे पास इक्वेशन बनी थी y² प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a 1 है, b इज 6 एंड c इज इक्वल टू माइनस 216। सो डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac, b 6² माइनस 4 इंटू a 1 है और c माइनस 216। सो इट इज़ 36 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 को 216 के साथ किया 864। सो इट इज़ 900। सो डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास 900। सो x इज माइनस b प्लस माइनस अंडर d ओवर 2a। सो फिल द वैल्यूज। b 6 है, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर d दैट इज 900 ओवर 2 इंटू a 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 6 प्लस माइनस हमारे पास 900 है, तो 30 का स्केयर 900 होता है, 900 का स्केयर रूट आ गया 30 ओवर 2। तो x की जो दो वैल्यूज़ आई, एक आ गई माइनस 6 प्लस 30/2 एंड सेकेंड वैल्यू इज माइनस 6 माइनस 30/2। यहाँ से आ गया 24/2। सो x इज इक्वल टू आफ्टर कटिंग वी विल गेट 12, और यहाँ पे x की वैल्यू बनी हमारे पास माइनस 36/2। सो x इज माइनस 18। सॉरी, ये पूरी इक्वेशन y में थी, तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा y आएगा। हम वी आर फाइंडिंग y। तो पूरी इक्वेशन को में से हमने y की वैल्यूज ले ली। सो y ओके, y की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक तो आई 12 और सेकंड माइनस 18। अब y क्या था हमारे पास, दैट वाज अ साइड ऑफ अ स्केयर, और किसी भी स्केयर की जो साइड है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स इस नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे। सो नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल क्यों नहीं है, एज साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 12, और y हमारे पास सेकेंड स्केयर की साइड थी। सो साइड ऑफ सेकेंड स्केयर इज 12 मीटर। तो फर्स्ट स्केयर की साइड हमने फाइंड करनी है, साइड ऑफ फर्स्ट स्केयर। तो फर्स्ट स्केयर हमारे पास, फर्स्ट स्केयर की फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, दैट इज x विच इज इक्वल टू 6 प्लस वाई। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू फिल कर देंगे। y कितना आया हमारे पास 12, तो y की जगह आ गया 12, 6 प्लस 12 18 मीटर। सो वी आर हैविंग 18 मीटर एंड 12 मीटर, टू साइड्स ऑफ टू स्केयर्स। This is our answer. So okay students, exercise 4.3 is finished. If any problem in all these questions or even finding the square root, then please tell me in the comment box so that I can upload one lecture on the long division method of square root. तो बाकी जितने भी हमने ये स्टेटमेंट सम्स किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक मेथड यूज़ कर रही हूँ, आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ वही स्टूडेंट मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करें जिन्हें एग्जैक्ट उस मेथड की और साइंस की कोई कन्फ्यूजन उसमें नहीं होती। अदरवाइज दिस मेथड इज़ बेस्ट। ना तो यहाँ पे टर्म की स्प्लिटिंग के लिए नंबर्स फाइंड करने पड़ते हैं हमें, सिंपल होता है, बस इसके लिए एक लॉन्ग डिवीज़न स्क्वायर रूट आपको सीखने की ज़रूरत है इन केस। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अब अगर इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज़ आस्क मी। सो ओके, इफ़ एनी प्रॉब्लम विल बी देयर देन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।